नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है फांसी दो भोकाल की, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। ये गुणिक का अगला भाग है। गुणिक कॉमिक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस कॉमिक्स को जाकर जरूर देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फांसी दो भोकाल को, जिसमें भोकाल को फांसी देने जाने की तैयारी की जा रही है। भाग्य मनुष्य के साथ कैसा कैसा खेल खेलता है, उसे कैसी कैसी उलझनों में फंसा देता है। अगर कोई इसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहता है तो वो विकास नगर के राज दरबार में पहुंचे, जहां मौजूद विकास नगर की प्रजा उसी भोकाल की मृत्यु की कामना कर रही है जो उनके रक्षक, उनका आदर्श और उनका नायक हुआ करता था। कल तक जिसके हाथ में सारी न्याय प्रणाली थी, वही भोकाल आज अपराधी बन बैठा था। जो कभी विकासनगर का हर फैसला किया करता था, उसी भोकाल के विरुद्ध आज फैसला सुनाया जा रहा है। समस्त प्रमाण और साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि भोकाल ने महारानी मोहिनी की हत्या का षड्यंत्र रचने और स्वयं महारानी के हत्या के प्रयास के लिए अपराध किया है। इसलिए यह न्यायपीठ आदेश देती है कि फांसी दो भोकाल को। सिर झुकाए खड़ा रहा भोकाल, कुछ ना बोल सका। बोलता भी तो क्या, वो जानता जो था इस सभी परिस्थितियों के साथ साथ उसका भाग्य भी उसके विरुद्ध था, और ऐसा हुआ था उस षड्यंत्रकारी के कारण जिसका नाम था गुणिक। समस्त विश्व की तलवारों की धार को जीत लेने वाला महाबली बुद्धि के धार के आगे ना टिक पाया और अपने मान सम्मान के साथ साथ अपना जीवन भी हार बैठा। मेरे बुद्धि के धार के नीचे तो तभी आ गया था जब उसने मेरे बड़े और छह रोगी पुत्र अजीत को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका इतना अपराध था कि जो रोग उसने समाज से पाया था वो वापस समाज को लौटाकर बदला लेने की अपनी कुल की परंपरा निभा रहा था। उसके सौ पर मैंने अपनी शिखा की गांठ खोलकर सौगंध खाई थी, जब तक भोकाल से तेरी हत्या का बदला नहीं ले लूंगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, कुशा के बिस्तर पर सोऊंगा, अपने शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा। बदला लेना हमारे कुल की परंपरा थी और जब मैंने इस परंपरा को निभाने की ठान ली तो फिर मेरे दो पुत्र अभय और अमर ने मेरा साथ दिया। मैंने भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। मैंने ही रानी मोहिनी की हत्या करने का संदेश पत्र राज दरबार में पहुंचाया, जिसे पढ़ते ही महारानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जब महारानी ने अपने गुप्त रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने 4 विश्वास पात्र सैनिक जंगल के बाहर स्थित शिव मंदिर में तैनात किए, मैंने उसके बारे में जाना और उसकी सूचना भोकाल तक पहुंचाई। भोकाल के उन पर आक्रमण करके उन्हें बेहोश कर दिया। यही तो मैं चाहता था। गुप्त रास्ता साफ था। मैंने अपने पुत्र अभय को नकाबपोश हत्यारा बनाकर उस गुप्त रास्ते से महारानी के कक्ष में भेज दिया। वो चाहता तो महारानी की हत्या करके चुपचाप लौट सकता था, लेकिन वो वहां महारानी की हत्या करने नहीं, अपनी जान गंवाने गया था, ताकि सभी को यह संदेह हो जाए कि भोकाल के कारण ही हत्यारा महारानी तक पहुंचा। ऐसा ही हुआ। मेरे पुत्र के बलिदान ने भोकाल की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने महारानी के नागरिक अभिनंदन के समय भाले के साथ पत्र भेजकर भोकाल को अपने तीसरे पुत्र अमर पर भाला चलाने के लिए विवश किया। लेकिन ये योजना मैंने अमर को पहले ही समझा दी थी। जैसे ही भाला उसकी तरफ बढ़े, उसने महारानी को एक तरफ धक्का देकर स्वयं को भाले के आगे कर लेना है। उसने ऐसा ही किया और ऐसा करने के साथ ही वो शहीद और भोकाल हत्यारा हो गया। और इस बात की साक्षी थी वहां मौजूद पूरी प्रजा। भोकाल के बच निकलने का कोई अवसर नहीं था और ना ही वो बच पाया। अपने पुत्रों को खोकर ही सही मैंने भोकाल से अपना बदला ले लिया, परंतु मेरे प्रतिशोध की आग तब ठंडी होगी जब मैं उसी तरह भोकाल के 2 प्रियजनों को समाप्त कर दूंगा, जिस तरह उसके कारण मेरे 2 प्रिय पुत्र समाप्त हुए हैं।
बुद्धि नामक ब्रह्मांड के सबसे बड़े हथियार के उस मालिक की आंखों में नफरत और षड्यंत्र के मिले जुले रूप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इधर वो जिसके विरुद्ध रचा जा रहा था एक और षड्यंत्र, मुझे समाप्त करने की किसी ने षड्यंत्र रचा है, परंतु वो है कौन, उसकी मुझसे क्या शत्रुता है? भोकाल, उस आवाज ने भोकाल की विचार श्रृंखला तोड़ी। लेकिन भोकाल आवाज की दिशा में पलटा तो उसे अंधकार के सिवा और कुछ ना दिखाई दिया। कौन है उधर? मित्र, जो नहीं चाहता कि भोकाल जैसे महाबलियों को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाकर फांसी पर लटका दिया जाए। तुम्हें मेरे निर्दोष होने पर विश्वास है? हाँ, और मैं चाहता हूं कि तुम ये विश्वास विकासनगर की समस्त प्रजा को भी दिलवाओ, और ऐसा तुम तब कर पाओगे जब इस बंदीगिरी से मुक्त हो गए। अंधकार में डूबे दो हाथों ने बंदीगिरी का ताला खोलकर भोकाल को आजाद कर दिया। अन्याय को सहकर फांसी पर झूल जाना मूर्खता है भोकाल, इसलिए जाओ, स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर दिखाओ। परंतु तुम कौन हो? घोर अंधकार में क्यों खड़े हो? सामने क्यों नहीं आते? ये समय ना मेरे सामने आने का है और ना ही तुम्हारे गंवाने का, इसलिए यहाँ खड़े होकर समय को व्यर्थ मत गवाओ। जाओ भोकाल, जाओ। ये सही कह रहा है। अभी समय व्यर्थ गंवाने का नहीं, अभी समय व्यर्थ गंवाने का कोई औचित्य नहीं। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकलकर उस षड्यंत्रकारी को खोजने और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तब घोर अंधकार से बाहर निकलकर रोशनी में आया वो, जो और कोई नहीं, गौणिक ही था। ये बुद्धि की धार है भोकाल, तलवार की धार पर चलने वाला तू भला इसे क्या समझेगा? मैंने तुझे मुक्त करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि तू ही अपराधी है, और साथ ही तैयार कर दिया है तेरी एक प्रियजन की मौत का सामान। ये बात जल्द ही जंगल की आग की भांति फैली। भोकाल बंदीगिरी से भाग गया। बंदीगिरी के तीनों पहरेदार की हत्या करके पहले किसी ने बंदीगिरी के ताले की चाबी प्राप्त की और फिर उससे ताला खोलकर भोकाल की भागने में मदद की। परिस्थिति बताती है कि महारानी कि भोकाल की मदद करने वाला राजमहल में ही रहने वाला कोई सदस्य है। आप सही कह रहे हैं गुणिक बहतोय। भोकाल के उस मददगार को ढूंढने का अब एक ही साधन है, हर उस शख्स की तलाशी जो राजमहल में रहता है। ठीक है, और क्रम का आरंभ हमारे कक्ष की तलाशी के साथ होगा। रानी मोहिनी के उस आदेश को देखकर इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था कि भोकाल के मददगार को ढूंढने के लिए कितनी उतावली थी। रानी मोहिनी का वो उतावलापन तब शांत हुआ जब राजमहल के सभी कक्षों की तलाशी लेने के पश्चात सैनिक सोलोनी के कक्ष में पहुंचे। सोलोनी जी के कक्ष से बंदीगृह की ये चाबी मिली है और मुझे मिली है यह रक्त रंजित तलवार। ये चाबी और तलवार मेरे कक्ष में कहाँ से पहुंची मुझे नहीं मालूम। कृपया हमारे साथ चलिए, अपनी सफाई में जो कुछ कहना है महारानी के समक्ष कहिएगा। सोलोनी जी को बंदी बनाने के लिए महिला सैनिकों को बुलाओ। जो आज्ञा सेनापति। अतः सोलोनी को तुरंत ही बंदी बनाकर रानी मोहिनी के सामने पेश किया गया। तो फिर बिफर पड़ी रानी। भोकाल को बंदीगिरी से भगाने में मदद करके तूने राजद्रोह का अपराध किया है मूर्ख स्त्री। आप ठीक कह रही हैं चाची जी। एक राजद्रोह को जो दंड मिलना चाहिए वो इसे भी मिलना चाहिए। राजधानी के बीचों बीच खड़ा करके इसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। सौद के प्रति जो ईर्ष्या रूपसी के हृदय में बसी हुई थी वो उस आदेश के रूप में बाहर आई थी। शांत रहकर जिसे रानी मोहिनी ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन वो शांत नहीं था जिसका षड्यंत्र 100% सफल हुआ था। हा 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 हा। भोकाल के साथ ही उसके एक परिजन पर भी मृत्यु की काली छाया मंडराने लगी। अब बचा उसका दूसरा प्रियजन, वो भी शीघ्र ही मेरी बुद्धि का शिकार बनेगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं अपनी शिखा में एक नहीं सैकड़ों गांठें लगाऊंगा। हा 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 हा। एक नए षड्यंत्र को जन्म देने में जुट गया था कुणिक, जबकि उसके पिछले षड्यंत्रों में फंसा भोकाल अभी भी जल बीज मछली की भांति छटपटा रहा था, और उसकी वो छटपटाहट उस समय और बढ़ गई जब उसे मिली वो सूचना। सुनो सुनो, कल राज भगोड़े भोकाल की पत्नी को नगर के बीचों बीच पाषाण प्रहारों से मार दिया जाएगा। प्रजा से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। ओह, निश्चय ही बेचारी सोलोनी को इसलिए यह दंड मिला है
कि वो मुझे अपना पति मानती है। ये सलोनी के साथ अन्याय है और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। कल मैं सोलोनी को बचाने पहुंचूंगा। राजधानी के बीचों बीच मौजूद दंड स्थल पर मारो, मारो इस हत्यारे और राजद्रोही की पत्नी को। आह, समाप्त कर दो राजद्रोही के इस मददगार को। आह, क्रूरता की हदों को पार करते हुए सोलोनी का सारा लहू बहा देने को उतारू थे प्रजावासी, और वे अपने इस घुनैने कृत्य में सफल भी हो जाते अगर भोकाल वहां नहीं पहुंचता। रुक जाओ, बंद करो ये अन्याय। राजद्रोही भोकाल, मारो उसे। उफ, यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। मारो, मारो। ये भाग्य की विचित्र विडंबना नहीं तो और क्या थी कि कल तक जिसे भोकाल पर फूल बरसाते नहीं अगाते थे विकासनगर वासी, वे इस पर पत्थर बरसाते ही नहीं थक रहे थे। और भोकाल था कि उनमें से एक को रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिस षड्यंत्र से उस जैसा महाबली मात खा गया, उसके सामने आम प्रजा की क्या बिसात थी। उफ, बारिश की बूंदों की तरह बरसते पत्थरों के बीच भोकाल लहूलुहान सोलोनी तक पहुंचा और उसे लेकर तुरंत ही वहां से उड़ चला। काश वो एक नज़र महल के परकोटे पर खड़े अपनी शिखा को सहलाते बुद्धि के उस जादूगर को देख लेता, तो उसकी नज़र में नृत्य करता जमाने भर का षड्यंत्र उसे तुरंत ही दिख जाता और उसे यहाँ जंगल में एकांत कोने में बैठकर सिर खपाई नहीं करनी पड़ती। आपके विरुद्ध कोई भीषण षड्यंत्र रचा है स्वामी। तुमने ठीक कहा सलोनी, और उस षड्यंत्रकारी का पता लगाने के लिए मुझे उन घटनाओं का अवलोकन करना होगा जो विगत दिनों मेरे साथ घटी। गहरे सोच में डूब गया भोकाल और जल्दी इस निर्णय पर पहुंचा। विगत दिनों जो घटनाएं मेरे साथ घटी, उसमें 3 व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो मेरे हाथों से मारा जाने वाला क्षय रोगी, दूसरा गुप्त रास्ते से प्रवेश करके महारानी की हत्या का प्रयास करने वाला, और तीसरा वो जो मेरे हाथों से भाला से मारा गया। मेरा हृदय कहता है कि इन तीनों में कोई ना कोई समानता अवश्य थी। अचानक सोलोनी की तरफ पलटा भोकाल। तुम तो बहुत अच्छी चित्रकार हो सोलोनी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आदेश दीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है। उन तीनों व्यक्तियों का जो रूप रंग मेरे मस्तिष्क में विद्यमान है, उसे तुमने चित्रों का रूप देना है। तैयार हो जाओ। फिर भोकाल सोलोनी को बताता रहा और वो चित्र बनाती गई। और उस समय तो भोकाल सोलोनी की इस कला के कायल हो गया जब उसके मस्तिष्क में बसे व्यक्तियों के चित्र रूप उसके सामने थे। वाह सोलोनी, जवाब नहीं तुम्हारा। तुमने उन तीनों व्यक्तियों के चित्र हूबहू बना दिए। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए स्वामी, इन तीनों की शक्लें आपस में काफी मिलती जुलती है। ओह, वास्तव में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती है तीनों की शक्लें। उस आश्चर्यजनक तथ्य के साथ साथ जब निराशा के अंधेरे में एक आशा की किरण भी भोकाल के सामने थी। इन तीनों की शक्ल आपस में मिलना संयोग नहीं हो सकता। इसमें अवश्य ही कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन वो राज क्या है, लाख सोचने के पश्चात भी समझ में नहीं आ रहा है। तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर इस राज को समझा जा सकता है। आप इसके लिए राज विद्वान गुणिक से क्यों नहीं मिलते। गुणिक, विचार अच्छा है सलोनी। ऐसी परिस्थितियों में गुणिक जैसे विद्वान की सहायता की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। तुम यही रहना सलोनी, मैं गुणिक से मिलकर इस समस्या के समाधान के पश्चात यहीं वापस लौटूंगा। तुरंत ही वहां से उड़कर गुणिक के पास जा पहुंचा भोकाल। ओह, गुणिक महोदय तो अपने बाज को प्रशिक्षण देने में व्यस्त हैं। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बाज से हटकर गुणिक की नज़र जैसे ही भोकाल पर पड़ी, वह बुरी तरह चौंका। भोकाल, तुम यहाँ? एक समस्या मुझे आपके पास खींच लाई है। आशा है आप उसके समाधान में मेरी मदद करेंगे, ताकि मैं स्वयं को निर्दोष साबित कर सकूं। तुम राजद्रोही के साथ साथ भगोड़े भी हो भोकाल, इसलिए मुझे तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है। फिर भी तुम मेरे द्वार पर सहायता मांगने आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बताओ अपनी समस्या। समस्या के रूप में भोकाल ने वे तीनों चित्र गुणिक के सामने रख दिए, जिसे देखते ही ऐसा चौंका गुणिक मानो सैकड़ों बिच्छू ने इसे एक साथ टंक मार दिए हों। ओह, लेकिन दूसरे क्षण स्वयं को संभाल लिया गुणिक। क्षमा करना भोकाल, इन चित्रों को देखकर मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। अब तुम जा सकते हो, हमारे विश्राम का समय हो गया है। भोकाल फिर वहां नहीं रुका। अपनी समस्याओं का हल मुझे स्वयं ही खोजना होगा
अब वो हल मुझसे अधिक दूर नहीं है, क्योंकि अब मेरे हाथ लग चुका है एक महत्वपूर्ण सूत्र। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका अगला पार्ट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप इसके मैं जस्ट ही तुरंत ही अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें।